Hello student, myself Lalit Rathi, Director of Career Academy Nahan, as a mathematics teacher, welcome you all. As you completed your first important exam of your life, that is 10th. कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ. आई नो डैट, बट मैक्सिमम सब्जेक्ट के एग्जाम आपके हो चुके हैं. नाउ यू आर एंटरिंग इनटू अ सेकंड फेज ऑफ योर लाइफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फेज में ही आपका करियर डिसाइड होगा. तो आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है, जब हम फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में जा रहे होते हैं तो काफी स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि सर मैं वीक हूं, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं कैसे निकाल सकता हूं. तो आपने सबसे पहले अपने माइंड में ये जितने भी थॉट्स हैं उसको वाइप आउट कर दो, क्योंकि जब तक आप ये अपने माइंड से हटा नहीं देंगे कि मैं पहले क्या था, तब तक आप इसमें अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे. तो पहला मेरा पॉइंट, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे तो कैसे कर पाओगे. तो आपने ये सोचना है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं आई एम जीरो और मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं. और हम भी आपको जब सिखा रहे होंगे तो हम ये सोच के चलेंगे कि आप जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि फिर हमारा और आपके बीच का रिदम, हमारे और आपके बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनेगा. क्योंकि समटाइम मैंने देखा है कई स्टूडेंट को ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे तो बहुत कुछ आता है. तो जब स्टूडेंट के माइंड में ये आ जाता है मेरे को बहुत कुछ आता है, या कई स्टूडेंट के माइंड में आता है कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो वो सीख नहीं पाता है. तो आपने ये सोचना है कि मैंने ये क्लासेस सीखने के लिए यूज करनी है, मैं इसमें कुछ सीखना चाहता हूं और फिर आना है. तो मीन्स आपको ऑलवेज थिंक पॉजिटिव और ऑलवेज कम विद अ फ्री माइंड. फ्री माइंड होके आपको आना है कि हमने आज सीखना है. क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, स्टूडेंट जब शिफ्ट हो रहे होते हैं आपके फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में, तो काफी प्रॉब्लम आती है. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 तक 60 और 70% पर थे, बट आप मानेंगे नहीं, आफ्टर +2 उनमें से कई स्टूडेंट ने क्रैक किया है IIT JEE, इवन MBBS एग्जाम. तो आपने यही सोचना है कि आप भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे काम करेंगे. मैं आपको कई चीजें बताऊंगा कि आपको कैसे वर्क करना है +2 के हिसाब से. आज से ही आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको थ्योरीज रखनी है, वो सारी चीजें मैं अब आज आपको बताऊंगा. ओके स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग बेसिक मैथमेटिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, आई वांट टू ब्रीफ यू हाउ टू स्टडी, हाउ टू मेंटेन नोट्स, असाइनमेंट एंड टेस्ट, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपकी नेक्स्ट स्टडीज के लिए. तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, करियर एकेडमी के द्वारा आपको नोट्स दिए जाएंगे. ओके, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, आपके क्विज होंगे, आपके टेस्ट होंगे. तो आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें, ये आपके नोट्स, असाइनमेंट, क्विज, टेस्ट, ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए. तो आपने इसमें कभी ये नहीं सोचना कि ये मेरे को आया नहीं, मैं अगर मैं पूछूंगा तो सर ये ना सोचें कि इसको ये भी नहीं आता. आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है. आपने ये नोट्स, असाइनमेंट, क्विज, टेस्ट ये पूरे कंप्लीट करने हैं. तो आपका फर्स्ट वर्क क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि आपको इन नोट्स को बहुत अच्छे से संभालना है, इसको अच्छे से मेंटेन करना है. इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी टेस्ट में क्वेश्चन आए, जो भी क्विज में क्वेश्चन आए, जो भी आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है, वो सारे कंप्लीट होने चाहिए. हो सकता है उसके लिए कई स्टूडेंट को 1 आवर लगे, कई स्टूडेंट को 2 आवर लगे. तो हम काम उतना ही देंगे आपको जो आपका पूरे डे में आराम से हो सके. तो पहला पॉइंट क्लियर है कि आपने इस पे ही काम करना है. तो सबसे पहला यही है, आपने नोट्स जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं आपको, उनको कंप्लीट करना है. ये नहीं कि मैंने आपको जो पढ़ाया है आपने वो नहीं पढ़ा, आपने कोई और बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दी, तो क्या होगा, उससे हमारे कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा. पहला पॉइंट क्लियर है. सेकंड पॉइंट आता है कि ये जो आप नोट्स बना रहे हैं, इनको कैसे बनाना है. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको ये नोट्स आज के लिए नहीं बनाने, आपको ये नोट्स +2 के एंड तक के लिए बनाने हैं, क्योंकि ये बुक्स आपकी +2 में यूज होएगी. +2 में जो एग्जाम आता है, वो एग्जाम में +1 का भी सिलेबस आता है और +2 का. मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल ब्रीफ करना चाहूंगा कि जो एग्जाम होता है उसमें +1 और +2 का सिलेबस आता है. +1 का जनरली 50 to 55% रहता है सिलेबस,
एंड प्लस टू का 45 to 50% रहता है। ये वैरी होता रहता है, समटाइम 60% भी हो जाता है, 40% भी हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि आज से आप मेंटेन करने लगोगे तभी प्लस टू में आपको ये यूजफुल लगेगा। क्लियर है पॉइंट? तो आप जो ये नोट्स बना रहे हैं, तो ये नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आपको इसके लिए पहली एक कॉपी रखनी है जिसको हम कहते हैं क्लास कॉपी। नाउ मैं बताना चाहूंगा, क्लास कॉपी का मतलब वो नहीं है जो आपकी 10th तक होती थी, एक ही कॉपी जिसमें आगे मैथ चल रहा है, बीच में इंग्लिश, फिर हिंदी और लास्ट में काटा जीरो चल रहा है। वो मत करना, क्योंकि यहां पे वैसा नहीं चलेगा। मैंने आपको फिर बोला है, ये सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, तो आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो जो क्लास कॉपी है, हर एक सब्जेक्ट की अलग एक कॉपी होगी। मीन्स मैथ्स की अलग, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग, ऐसे अलग अलग होगी। और सेकंड पॉइंट, वो कॉपी रफ कॉपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, क्या होता है वो 10-10 रुपए वाली कॉपी लेके आए हुए होते हैं। देखो, अगर आप कुछ करना चाहते हो अपने करियर में, तो आपको ये चीजें माननी पड़ेगी और इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आपकी जो ये क्लास कॉपी है, एक मोटी 220 पेजेस की कॉपी होती है, आप कोई सी भी मार्केट से ले सकते हैं, पर ऐसी कॉपी लेना जो कि आपकी 2 साल मेंटेन रहे, क्योंकि ये रद्दी में नहीं बिकेगी 2 साल तक। ठीक है, तो क्लास कॉपी। अब क्लास कॉपी में भी आपको कैसे काम करना है, तो आपके पास जैसे कि ये लेट से ये कॉपी है, तो आपके पास जनरली हम कहते हैं स्टूडेंट को 2 पेन का यूज करना है, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन। ब्लू पेन जो आप जिसमें लिखोगे, ब्लैक पेन से आपने मार्क करना है। तो ये आपकी थ्योरी होगी। तो हम सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझाते हैं, तो आपने कंसेप्ट लिख लिया। कोशिश करनी है कंसेप्ट के बाद आपने 3-4 लाइनें या ज्यादा 4-5 लाइनें छोड़ देनी है, क्योंकि आप देखो अभी +1 में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप ये टॉपिक पढ़े आपके माइंड में कोई नए पॉइंट्स है, तो आप वो अगर आपने जगह छोड़ रखी है तो उसमें आप लिख सकते हैं। तो अगर आपने लगातार लिखते रहे तो क्या होगा, तो आपके पास जगह नहीं होगी, तो आप यहीं पे ऐसे 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 कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? और जब आपका काम मेस्टअप हो जाएगा तो आपको वो खुद पढ़ने में नहीं अच्छा लगेगा। तो इसीलिए खुला खुला लिखे, हर कंसेप्ट के बाद आप 3-4 लाइनें, 3-4 से ज्यादा छोड़ सकते हैं, 4-5 लाइनें छोड़ देनी है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो जरूर लिखने हैं, क्योंकि हमारे जो क्लास के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मानेंगे नहीं, बिलीव नहीं करेंगे कि हर टाइम जैसे ये एग्जाम्स होते हैं, आपके जेईई मेन के एग्जाम होते हैं, या नीट के एग्जाम्स होते हैं, या बोर्ड के एग्जाम जो होते हैं, हमारे क्लास कॉपी से ही नियर अबाउट 30-40 क्वेश्चन, 30-40% क्वेश्चन सिमिलर आ जाते हैं। तो आप समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर आपने क्लास में ही अच्छे से पढ़ा तो आपका 30-40% कवर पहले से ही हो गया। तो आपको क्लियर है कि आपकी कंसेप्ट कॉपी, क्लास कॉपी कैसे बनेगी। जब आपकी ये क्लास कॉपी आप अगर ऐसे मेंटेन करेंगे तो आपको घर जाके ये कॉपी वापस नहीं बनानी, क्योंकि हम डबल काम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं क्लास में ही समझो और वो कॉपी को प्रॉपर्ली मेंटेन करो। घर पे तो आपको क्या करना है, असाइनमेंट्स। नाउ अब आपको कॉपी का समझ आ गया, क्लास कॉपी कैसे बनेगी। सेकंड आ जाता है आपका इसी में कि असाइनमेंट। तो असाइनमेंट के लिए अगेन 3 फाइलें ले लेंगे आप। एक फाइल आपकी रहेगी किसके लिए, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री की। ये असाइनमेंट अगर लीफलेट में है, मतलब लीफ है, मतलब सिंगल पेजेस में है, तो आप उनको फाइलें में टाई अप कर लेंगे। ठीक है, अगर वो बुकलेट की फॉर्म में है तो आप वो वैसे ही मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो जो असाइनमेंट है, तो नेक्स्ट कॉपी जो बनेगी वो बनेगी असाइनमेंट कॉपी। आई थिंक क्लियर है। असाइनमेंट कॉपी मतलब उसमें अगर 20 क्वेश्चन है तो वो 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन इसमें होने चाहिए। ये इसलिए क्योंकि आप जब रिवीजन पे आते हैं तो आपने पहले वो असाइनमेंट ही देखनी है। तो आपने वो असाइनमेंट देखी, लेट से हो सकता है उसमें कोई डाउट आ जाए, तो आप अपनी कॉपी देखेंगे, सॉल्यूशन आपने खुद बनाए हुए हैं, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं भागना नहीं पड़ेगा, किसी के दोस्त के पीछे नहीं पूछना पड़ेगा मेरे को बता दे, मेरे को बता दे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्लियर है। तो सेकंड इज असाइनमेंट कॉपी। इसी कॉपी में आप क्विज भी रख सकते हैं एंड टेस्ट भी रख सकते हैं। आई थिंक क्लियर है कि आपको अपना स्टडी पैटर्न कैसे स्टार्ट करना है। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम अपने बेसिक मैथमेटिक्स से कि आगे कैसे करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नाउ बेसिक मैथमेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स।
तो आप लोगों ने घबराना नहीं है कि आपको पहले आता नहीं था, क्योंकि इस बेसिक्स में हम लोग 6 to 10 तक जितना बेसिक हमारा प्लस 1 और प्लस 2 में यूज होना है वो मैं सारा कवर करूंगा। तो हम आज देख लें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स। नाउ बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या कवर होगा आप लोगों का। सबसे पहले हम उसके अंदर यूज करेंगे सिंबल, कि डिफरेंट डिफरेंट सिंबल जो मैथ्स में यूज होता है, क्योंकि ये बच्चों को काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। सेकंड, सेट्स। थर्ड इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने देखा है काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि ये नहीं पता होता है रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, वो चीजें हम कवर करेंगे। नाउ अलजेब्रा आइडेंटिटी। अलजेब्रा आइडेंटिटी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो सबको याद होगा, बट इसके से रिलेटेड और कई फॉर्मूले हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। नाउ डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या होता है बेसिकली, कि कोई नंबर 4 से मल्टीपल है या डिवाइड होता है या नहीं, वो चीजें सीखेंगे। 4 नहीं और भी बहुत नंबर्स होते हैं, उनके बेसिक रूल सीख लेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा और फास्ट करेगा। थर्ड, हम इंडिसेस। इंडिसेस में हमने देखा है स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसमें मैं एक क्वेश्चन अराइज कर रहा हूं, अभी लिख देते हैं। लाइक 2 raised to power 0, जनरली मैंने काफी स्टूडेंट से पूछा होता है और पता भी होता है, तो 2 raised to power 0 की वैल्यू क्या होती है, तो स्टूडेंट कहते हैं 1। ओके, तो 1 तो होता है, ये आपको क्लियर है, बट हमें ये जानना है कि ये 1 क्यों होता है। तो मैं कमेंट्स देखूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ठीक दिया है, रीजन दिया है। बेसिकली हम रीजनिंग पे काम करेंगे, हर चीज का लॉजिक देखेंगे, ये क्यों हुआ कैसे हुआ, जिससे कि आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो आपने मेरे को इस चीज का जवाब देना है। मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट कमेंट्स में ये बताएंगे कि 2 raised to power 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, वाई। ये नहीं बोलना सर किसी की पावर 0 है, सर ने कहा था, हमारे क्लास सर ने कहा था कि 1 लिख देना, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी बताया होगा। तो आप ये ढूंढो और रीजन मेरे को बताना है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम। फिर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन भी बहुत यूज होता है, लाइक अ कंपोनेंडो, डिविडेंडो, और भी सारी चीजें हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट इज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। आई थिंक कईयों ने 9th में पढ़ा होगा, कई स्टूडेंट ने 10th में पढ़ा होगा, उस चीज को भी पढ़ेंगे, क्योंकि आप मानेंगे नहीं ये भी आईआईटी में क्वेश्चन आए हुए हैं। और मिसलेनियस कुछ कंसेप्ट जो रह जाएंगे वो। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम ये चीजें कवर करेंगे। उसके बाद इनइक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज कवर करेंगे। इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स में, क्योंकि ये प्लस 2 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो अगर हम इसमें क्लियर नहीं होंगे तो हमें वो समझ नहीं आएगा। लॉगरिथम सबके लिए एक फियर की बात होती है, तो हम इसको एक बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, क्योंकि कभी भी बड़ी वैल्यूज आ जाती है, उनको छोटा करने के लिए, उनको इजीली सॉल्व करने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं। प्लस ये केमिस्ट्री में भी आपका बहुत यूज होता है, तो आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट रहेगा लॉगरिथम। फोर्थ वन इज ग्राफ। ग्राफ एक हमारा रोल प्ले करता है, मैथ्स में जितना प्ले करता है उतना ही ये फिजिक्स में भी प्ले करता है। तो हम बेसिक ग्राफ सीखेंगे। देखो मैं अभी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं आपको बेसिक सिखाने लगूंगा, 2 3 4 ग्राफ सिखाऊंगा, जिसमें जब आपको मास्टरी हो जाएगी, आपको रीड करना आ जाएगा। मैं पहले आपको ये सिखाऊंगा कि ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। ग्राफ ये नहीं है कि एक पिक्चर है, उसको समझ के उससे क्या आउटकम निकालना है वो आना चाहिए, तो वो चीजें हम ग्राफ में सीख। तो आई थिंक क्लियर है कि आज तो नहीं होगा, मतलब इसमें हमारे 3 4 लेक्चर मिनिमम लगेंगे कंप्लीट करने के, बट हमारा मेन बेसिक मैथमेटिक्स ये है। तो मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस पे बहुत जोर देना है। अगर आपने इसमें कमांड कर ली तो आप में मानेंगे नहीं, आपका 40% मैथ्स हो जाएगा, वो भी इजी वे में। तो आपको जो ये फियर है ना माइंड में कि सर मेरे को मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है, मेरे को समझ नहीं आता, वो सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में, किससे? सिंबल से। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें चीज ही नहीं समझ आई, हमें वो सिंबल ही नहीं समझ आया, तो हम आगे क्या करेंगे। लेट्स से अगर आपके पास, जब आप रोड पे चल रहे होते हैं, आपने देखा होगा साइड में साइंस लगे होते हैं, तो कई स्टूडेंट को वो साइंस समझ आते हैं, कई स्टूडेंट को साइंस समझ नहीं आती। जैसे आपने कई जनों ने देखा होगा इस टाइप में होता है और लिखा होता है 40, तो इसका क्या मीनिंग होता है? इस 40 का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कि आपकी कार की स्पीड 40 से ज्यादा नहीं होने की, मतलब जिस रोड पे अभी आप चल रहे हैं वहां पे 40 होना है। तो मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें सिंबल बहुत समझने जरूरी है मैथ्स में जो यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिंबल में। तो
सबसे पहला सिंबल जो हम ले रहे हैं दैट इज दिस, इसको हम कहते हैं बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है लाइक इस तरह लिखा जाता है x बिलोंग n। इसका मतलब होता है एक वेरिएबल है x जो किसको बिलोंग कर रहा है, n। n मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब x की वैल्यू, x वेरिएबल की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर वो हो सकती है। तो पहला है बिलोंग। सेकंड दैट इज उल्टा ए। मैं जनरली इसको उल्टा ए कहता हूं जिससे याद रह जाए। ये उल्टा ए बहुत गंदा बनाया मैंने, ठीक है। अब ठीक है, इसको कहते हैं हम फॉर ऑल। सेकंड इज फॉर ऑल। नाउ थर्ड सिंबल आपका जो कभी कभी यूज होता है ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। दिखने में एक्सक्लेमेशन मार्क है बट ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, ये है फैक्टोरियल। नाउ फैक्टोरियल क्या है, मैं थोड़ा समझा देता हूं, ये सिंबल ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये ऐसे, ये शॉर्ट वे है लिखने का प्रोडक्ट को। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3, ये वाला नंबर लिखा, इनटू मल्टीप्लाई 2 इनटू 1, मतलब 1 तक जाएगा, ठीक है। 3 2 1। तो देखो एक है इतना लंबा लिखना पड़ा मुझे, एक ये छोटा सा, तो कौन सा अच्छा लग रहा होगा आपको, यही वाला अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें काम करने की आदत नहीं होती है, तो इसीलिए ये आ गया। जैसे कि अगर मैं लिखता लेट्स से मैं लिखता 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1। आई थिंक क्लियर है। चलो अब आते हैं फोर्थ में। फैक्टोरियल के बाद आपका क्या रहेगा। अब कई स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये तो पता है हमें, मेरे को पता है, आपको पता है, और आप इसको क्या कहते हो, रूट। आपने इसको रूट नहीं बोलना है, क्योंकि ये जनरली ऐसे लिखा जाएगा, रेडिकल साइन। समझ रहे हैं, आपने ये वर्ड याद रखना है, रेडिकल साइन। ओके, तो रेडिकल साइन इस जब भी सिंबल, तो आपको ऐसे नहीं देखने को मिलेगा, आपको बोला जाएगा कि रेडिकल साइन। तो आपको इमीडिएट क्लिक होना चाहिए, जो अंडर रूट होता था उसको हम रेडिकल साइन भी कहते थे। फिफ्थ में है हमारा दिस वन, इसको हम कहते हैं मॉडुलस भी कहते हैं, और इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब इसका रोल क्या होता है, ये सिंबल याद रखना, ये ऐसे लिखा होता है लाइक x, इसमें लगा देंगे ऐसे मॉड, और ऐसे भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल मॉड x का मतलब होता है कि इसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी लिखा गया है, जब ये ओपन होगा तो इट कम्स पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल लाइक -3 लिखा है इसके अंदर, तो बाहर जब ये ओपन होगा, ओपन करने का मतलब है ये सिंबल को जब हम हटाएंगे इससे, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो ये जो 3 होता है इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू। मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, -3 है तो ये 3 एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये -1 इज इट्स अलजेब्रिक साइन। तो ये हम काफी यूज करते हैं मॉडुलस को। तो जैसे इसमें एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, आई थिंक आप लोग सभी सोच पाएंगे, लाइक ऐसे लिखे मॉड x इक्वल टू 2, ऐसे लिखा है, तो हम ये बोल रहे हैं ये एक इक्वेशन है, मॉड x इक्वल टू 2, और पूछा जा रहा है कि x की ऐसी क्या वैल्यू हो जिससे आउटपुट 2 आए। तो आप खुद सोचो, क्या मैं x को जब मैं 2 रखूंगा तब भी आउटपुट क्या आएगा 2, और जब मैं x को -2 रखूंगा तब भी आउटपुट क्या आएगा 2। तो इट मींस x की दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज 2
और -2। तो कितनी वैल्यूज हो गई? 2 और -2। आई थिंक क्लियर है। तो अगर हमसे बोला जाए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो आपने ये समझना है कि हमने इस पे क्या लगा देना है? मॉड। नाउ नेक्स्ट सिंबल, आपका आता है ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लोअर इंटीजर। लोअर इंटीजर। नाउ लोअर इंटीजर का क्या मतलब है यहां पे? अब समझेंगे। ये सिंबल ध्यान रखना, ये ब्रैकेट्स ध्यान रखना। लाइक मैंने ऐसे लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.1। तो आपको पता है 3.1 एक इंटीजर नहीं है, एक कंप्लीट नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। तो अब ये जब ब्रैकेट खुलेगी तो इससे जस्ट छोटा कंप्लीट नंबर, इससे जस्ट छोटा कंप्लीट नंबर क्या होगा? 3। तो अगर आपसे पूछे 3.9, अगेन फिर मैं बोल रहा हूं इससे जस्ट छोटा लोअर इंटीजर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? अगेन 3। पॉइंट समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं बोलूं 5.5, सोचेंगे आप 5.5, तो 5.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा हो जाएगा? इसके लिए नंबर लाइन थोड़ा पता होना चाहिए। 5.5 से पहले क्या आता है? 5.5 से पहले क्या आता है? 5। मींस आप इसको इस तरह में सोच सकते हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव में है कि इस फ्रैक्शन को हटा दो तो वो आ गया। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अगली क्लास में पूछूंगा, कितनों का आंसर है -4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ओके, तो लेट्स सी कितने स्टूडेंट इसका जवाब देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सिंबल जो आपका काफी यूज होगा वो है, जिसको हम सिग्मा भी कहते थे, जिसको हम यूज करते हैं समेशन के लिए। समेशन का मतलब है जब एक पैटर्न की चीजें ऐड हो रही हो तब हम इस सिंबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज मैंने लिखी है ऐसे x1 x2 x3 x4, ये लिखा है, देखो मेरे को कितना बड़ा लिखना पड़ा। तो इसको छोटा करने के लिए हम इसका सिंबल का यूज कर सकते हैं, दैट इज समेशन। आप देख रहे हो ये चीज सब में आ रही है तो इसके लिखेंगे x, ये जो है ये नंबर बार बार चेंज हो रहे हैं, इसको हमने यूज करा i, और यहां लिख दिया i जो है 1 से स्टार्ट हो जाए और कहां तक जाना है? 4 तक। तो मैं वापस रीड करता हूं, इसको कैसे बोलते हैं? समेशन ऑफ xi वेयर i स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज टू 4। इसमें अच्छी चीज होती है, इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर चल रहे हैं अभी, मतलब कंप्लीट नंबर यूज होता है। तो इसको अगर हम ओपन करें, जैसे मैं एक चीज लिखता हूं समेशन 2 raised to power r स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज टू 3। तो सबसे पहले इसको ओपन करना, मतलब ये देखो, ये ओपन करना है, ये क्लोज करना है। तो अगर कोई बोले इसको ओपन करो तो मतलब ये लिखना है, इसको क्लोज करे तो मतलब ये करना है। तो अब इसको हमें ओपन करना है, तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा? r की वैल्यू पहली क्या होगी? 1 1, बीच में प्लस साइन, प्लस कहां से है? समेशन से। 2 raised to power 2, पहले 1, अगला नंबर 2 होता है, एंड नेक्स्ट वन इज 3। तो ये इसका ओपन हो गया। क्लियर है? तो ये समेशन था। नाउ नेक्स्ट सिंबल आता है आपका जो काफी यूज होता है, दैट इज जिसको हम पाई कहते हैं। सबसे पहले माइंड में एक चीज याद रखना, ये एक इरेशनल है, इरेशनल में फिर बात करूंगा इसकी। ये एक इरेशनल नंबर है और पाई जो होता है वो एक सिंबल होता है, वो एक सिंबल होता है एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसकी इक्वल नहीं कभी लगता। इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 3.1415 अप्रोक्स। तो ये सिंबल याद रखना है। अब हम एक और इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लिए, दैट इज ई एक्सपोनेंशियल यूलर, इसको ये भी कहा जाता है।
इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 2.71। ये आपको याद रखना है, ये काफी जगह यूज होगा। E इज एक्सपोनेंशियल यूलर, इसकी तरह यूज होता है, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 2 पॉइंट। जैसे आपको ये याद है 3.14, ऐसे ही इसको याद रखना है 2.71। 2.7 भी याद रख लेना, बहुत बड़ी बात है शुरू में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नाउ नेक्स्ट सिंबल और कौन कौन से यूज होते हैं, दैट इज अ फाई। फाई का मतलब होता है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब कुछ नहीं है, नल, खाली, मतलब उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, तो हम यूज करते हैं फाई। ओके, तो आई थिंक क्लियर है। अब इन्हीं सिंबल पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके घर के लिए है। आपने मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई। ये स्टूडेंट वही कर पाएंगे जो ये वीडियो शुरू से देख रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ई। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, आई थिंक आपको पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे सिंबल क्या क्या होता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझे ये सेट्स, क्योंकि ये सबसे इजी टॉपिक है आपका और मजेदार टॉपिक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट से। नाउ सेट क्या होता है, डेफिनेशन के थ्रू बात करते हैं पहले। सेट का मीनिंग होता है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। वेल डिफाइंड, डिफाइंड इज इंपॉर्टेंट वर्ड, वेल डिफाइंड ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कह लो, एलिमेंट कह लो, प्लेस कह लो, कुछ भी कह लो, ये हम यूज करते हैं। नाउ अब हम सबसे पहले इस वर्ड पे काम करते हैं, क्योंकि ये क्लियर होगा तभी आपको सेट्स क्लियर होगा। क्या मतलब है वेल डिफाइंड का। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया के टॉप 10 बैट्समैन कौन है, या टॉप छोड़ दो, टॉप बैट्समैन कौन है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में आया होगा सर विराट कोहली। तो आप ठीक कह रहे हो कि एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो आपके लिए विराट कोहली है, बट अगर हमारे से पूछा जाए तो हम बोलेंगे सचिन तेंदुलकर। तो इसका मतलब मेरे ओपिनियन में बेस्ट बैट्समैन कौन है, सचिन तेंदुलकर। आपके लिए विराट कोहली हो सकता है, किसी के लिए रोहित शर्मा हो, किसी और के लिए MS धोनी हो। तो आप मेरी बात समझ रहे हो कि जब हर एक पर्सन का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि सभी पर्सन के लिए एक ही चीज हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी वोवल्स, तो एक बार बताओ हाउ मेनी वोवल्स, 5। तो मेरे लिए भी 5 है, आपके लिए भी 5 है, सबके लिए। इट मीन इट इज अ वेल डिफाइंड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। तो हम इसमें कहते हैं जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते, लाइक अ ब्यूटीफुल, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब इसमें जैसे अभी हमने बात की कि टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर नहीं कह सकते। हां, अगर हम ये बोलते हैं कि टॉप बैट्समैन अकॉर्डिंग टू BCCI रैंकिंग, नाउ इट इज अ वेल डिफाइंड, क्योंकि आप स्पेसिफिक होगे कि BCCI रैंकिंग के अकॉर्डिंगली टॉप बैट्समैन कौन है। तो वेल डिफाइंड वो चीज होती है जो सबके लिए सेम हो। अभी मैंने एग्जांपल बताया, जैसे कि अगर मैं बोलूं इंडिया की कैपिटल, तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, दिल्ली नहीं न्यू दिल्ली, ठीक है। तो न्यू दिल्ली सबके लिए न्यू दिल्ली है, तो इट इज अ वेल डिफाइंड। तो सेट्स क्या होता है, इट इज अ वेल डिफाइंड ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, सेट्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर। ये बहुत यूज होता है, इससे क्या होता है हमारी लाइफ इजी हो जाती है। हम बहुत आराम से एक सिंबल यूज करके हम बहुत बड़ी चीज लिख सकते हैं। जैसे कि कैपिटल A लिखते कैसे हैं, हमेशा कैपिटल लेटर यूज होता है,
यहां पे हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, और इसके अंदर जैसे हमने कहा था AIEOU, तो इट इज अ सेट, और ये इसके क्या कहलाते हैं, दैट इज अ एलिमेंट्स। तो इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइंड ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और यहां कह सकते हैं वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन होती है क्योंकि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है आपको कि इसको हम कैपिटल लेटर से करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट है आपका, और ये आपका कंप्लीट हो गया। नाउ अब इसके हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे कि कैपिटल एन। अब इसका क्या मतलब हुआ, एन, एन हमने किसके लिए डिनोट कर दिया, नेचुरल नंबर के। अब देखो मेरे को नेचुरल नंबर इतना लिखना पड़ता, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट का मतलब होता है ये कंटिन्यूएशन में ऐसे ही चलता रहेगा। तो इतना कुछ लिखने की बजाय मैं एक सिंबल यूज कर सकता हूं, सिंपल एन। तो इस तरीके से हम इस सेट्स का यूज लेते हैं। तो मेरे को सिंपल लिखना होता है एक्स बिलोंग, बिलोंग अभी हमने करा था एन, तो एन मतलब नेचुरल नंबर। तो इससे फायदा क्या हुआ, नहीं तो मेरे को ऐसे ही लिखना पड़ता है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 लिखते रहो बैठ के कहानियां। ठीक है, तो आपने ये चीज समझी, तो आई थिंक क्लियर है। तो हम लोग आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेट्स के बेसिक करूंगा और बाकी पॉइंट्स पे हम सीधे बात करेंगे, क्योंकि आज मेरे को आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे, इसलिए हमारा काफी टाइम उस पे लगा और थ्योरी बहुत कम हुई है। बट ये हमारा स्टार्ट है, आराम से करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा हम स्लोली स्लोली करेंगे, जिससे कि हम आराम से चेंज ओवर कर सके। ओके, क्लियर है? आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, कमेंट्स में देखते हैं आपके कितने जने इसका आंसर देंगे। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो आप लोग लाइक्स करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले ये चैनल, जिससे कि आपके ऑटोमेटिकली अगला लेक्चर आता रहेगा। ओके, थैंक यू।